Bismillahirrahmanirrahim. Formally desk of M.K. Bhutta. Today my topic is a tragic comic drama written by Anton Chekhov, and the name of drama is The Cherry Orchard. And its full title is The Cherry Orchard, a comedy in 4 acts. First of all, I will tell you about the drama कि basically ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस करता है. ये ड्रामा जो है बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बेस करता है, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में हुई थी रशिया के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन. सबसे पहले मैं इसकी आपको कुछ बायोग्राफी बताऊंगी एंटोन चेखव की. उसके बाद हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और इसके प्लॉट को डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामा का जो है वो प्लॉट किस तरह का है. देन उसके बाद क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कौन लेकर आया था, ठीक है, सोशलिज्म जो है वो कौन लेकर आया था, कार्ल मार्क्स. उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसकी उसने जो थ्योरी दी थी उसको डिस्कस करेंगे, और रशिया के अंदर जो है वो सोशलिज्म किस तरह से आई, किसने इंट्रोड्यूस करवाई, ये डिस्कस करेंगे. और उसके बाद अगर हम ड्रामा से रिलेटेड बात करें तो उसके अंदर 2 मेन टॉपिक्स हैं. एक तो ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रामा जो है चेरी ऑर्चर्ड ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है. इसके हम ट्रेजिक एस्पेक्ट्स देखेंगे और कॉमिक एस्पेक्ट्स देखेंगे. और उसके बाद के इसके अंदर थीम्स क्या हैं और राइटर ने जो है वो किस तरह की जो है टेक्निक्स इस ड्रामा के अंदर यूटिलाइज की हैं. एंटोन चेखव जो है ही वॉज बोर्न इन 1860 17 जैन 1860 को ये पैदा हुआ था और 15 जुलाई 1904 को इसकी डेथ हुई है. ही वॉज बोर्न इन अ टाउन नेम टेरारोग इन रशिया के अंदर ये पैदा हुआ है, और ही डाइड इन जर्मनी में इसकी डेथ हुई. ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, and he was considered as a father of modern short story writer and modern plays by some critics. And basically इसका जो रुझान था वो लिटरेचर की तरफ बिल्कुल भी नहीं था. ये यानी कि he was a डॉक्टर बनना चाहता था, और इसने मेडिसिन पढ़ी थी एट मॉस्को यूनिवर्सिटी एंड ही बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है. और कुछ फैमिली क्राइसिस की वजह से जो है वो इसको लिटरेचर में आना पड़ा, इसको यानी कि लिखना पड़ा ताकि ये वहाँ से अर्न कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. और ये अपने दोनों प्रोफेशंस के बारे में एक कोड लिखता है कि ही सेज मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस. व्हेन आई गेट फेड अप विद वन आई स्पेंड द नाइट विद द अदर, ठीक है. ये इसने अपने प्रोफेशन के बारे में जो है वो कोड लिखा है. और अगर हम चूँकि ये ड्रामा जो है वो रशियन रेवोल्यूशन पे बेस करता है चेरी ऑर्चर्ड, तो इसका हमें ऑटोबायोग्राफिकल एक एलिमेंट ये मिलता है कि ही वॉज अ सन ऑफ ग्रोसर, सब्जी फरोश का ये बेटा था, और ग्रैंड सन ऑफ अ सर्फ था ये, ठीक है. एंड शेखव वॉज, और इसने ये ड्रामा लिखा है चेरी ऑर्चर्ड क्योंकि शेखव वॉज वेल अवेयर अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ द 19th सेंचुरी पीजेंट लाइफ. जो पीजेंट लाइफ की उस दौर में जो सिचुएशंस थी उससे जो शेखव था वो पूरी तरह से अवेयर था. तो इस वजह से फिर उसने जो है ये चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा में भी जो है वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, सर्फ क्लास को. एंड और सबसे बड़ी जो इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रेजिक कॉमेडी. इसने ट्रेजिक कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करवाया है. इसके ड्रामास के अंदर हमें मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी मिलता है, मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एलिमेंट्स एंड कॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं. अगर हम
इसका बेसिकली इसके जो ड्रामाज हैं शेखव के, अगर हम इसको, आपने इसको उस सिनेरियो में नहीं देखना कि ट्रेडिशनल जो ट्रेजेडी थी उस सिनेरियो में इसको नहीं देखना कि जो ट्रेडिशनल था, जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था ट्रेजेडी के बारे में, कि उसने क्या कहा था, सफरिंग होनी चाहिए मेजर कैरेक्टर के साथ, ठीक है, हीरो जो है वो जेंगो किस्म का होना चाहिए और उसके अंदर कोई बहुत आला किस्म का जो है हाँ ट्रेजिक सा होना चाहिए और एंड में जो है उसकी सुसाइड या उसकी डेथ भी होनी चाहिए। तो इसने जो जिस तरह की ट्रेजेडी दिखाई है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की दिखाई है, कि ये कहता है कि लाइफ इज़ अ इट सेल्फ ट्रेजेडी एंड लाइफ इज़ अ इट सेल्फ कॉमेडी, कि लाइफ एट द सेम टाइम ट्रेजेडी भी है, आम पर्सन की जो लाइफ है हमारी जैसी के, तो वो एट द सेम टाइम ट्रेजेडी भी और एट द सेम टाइम कॉमिक भी है। तो ये क्योंकि मॉडर्न राइटर है, 20th सेंचुरी में बैठा हुआ है, तो इसलिए इसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी जो है वो दिया है। और इसके ड्रामा जो है वो अगर चेरी ऑर्चर्ड की बात करें तो ये इजी गोइंग ड्रामा है, कोई इसमें ब्लोइंग नहीं होगी, कोई जो है वो इसमें आपको फिलोसफी नज़र नहीं आएगी, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आपको हेडा कैप्चर की तरह इसमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा, मॉरल है ही नहीं इसमें, ठीक है। और यानी कि ये ड्रामा जो है वो फिट बैठता है मूड ऑफ द मॉडर्न ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दी शेखव, यानी कि शेखव का खुद ये कहना है कि ये ड्रामा जो है ये कॉमेडी है, लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये ड्रामा जो है ये प्योर ट्रेजेडी है, ठीक है। तो इस बात की वजह से जो शेखव साहब थे उनको थोड़ा गुस्सा भी आ गया था कि मैंने कॉमेडी लिखा था, तुम उसको ट्रेजेडी क्यों कह रहे हो। अब हम इसके यानी कि ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया इसके बायोग्राफी के हवाले से। अब इसके करैक्टर्स को मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ कि इसके अंदर जो चेरी ऑर्चर्ड के अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मिसेस लाइबोव रेनविस्काई, जर्मोले लोफाकिन, लियोनेड गैव, वारिया, आन्या, पीटर ट्रोफिमोव, पेस्चेक, शार्लेट, फेर्स, साइमोन यापिकडोव, याशा एंड नाशा। These are the characters of the Cherry Orchard. अब इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कैरेक्टर्स के हवाले से, क्योंकि पिछले भी कुछ पास पेपर्स में जो है वो मिसेस लाइबोव रेनविस्काई का और लोफाकिन का जो है वो एक दफ़ा कैरेक्टर आ चुका है। मिसेस लाइबोव रेनविस्काई जो है वो लाइबोव का असल में, क्योंकि ये रशियन ड्रामा था और ये रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था, लाइबोव का मीन इन रशियन लैंग्वेज, या लाइबोव का मतलब है लव रशियन लैंग्वेज के अंदर। मिडल एज ये वुमेन थी, अरिस्टोक्रेट थी, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती है, ओनर ऑफ द स्टेट। चेरी ऑर्चर्ड जो है वो एक स्टेट है, ठीक है, उसकी ये ओनर थी। एंड शी शोड इस्केप फ्रॉम द ट्रेजेडीज़, अपनी लाइफ में होने वाली ट्रेजेडीज़ से ये इस्केप शो करती है। सिंबल ऑफ लव है ये, काइंड हार्टेड है, फिजिकल ब्यूटी, सेक्सुअल नेचर रखती है। शी हैज़ अ लवर, एक लवर है इसका, अनएबल टू कंट्रोल हर एक्सपेंडिचर्स, और ये अपने एक्सपेंडिचर से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अ लिटिल बिट रैशनल है, प्योर, यानी कि ये एक ओवरऑल देखें तो ये एक नेचुरल कैरेक्टर है। अब इसी के कंट्रास्टिव कैरेक्टर है, यानी कि इसे कंट्रास्ट करता है कैरेक्टर यर्मोले लोफाकिन। वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ये जो है ये सन ऑफ अ पीजेंट है लोफाकिन, और ये ताल्लुक़ रखता है सर्फ क्लास से, लोअर क्लास से। और ये इस जो लाइबोव है इसके कंट्रास्टिव कैरेक्टर है। लेटर ही बिकेम अ बिजनेसमैन, फर्दर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे आई थी तो ये एक बिजनेसमैन बन गया था। मिडल एज जो है नियर अबाउट, यानी कि लाइबोव के इक्वली है ये। एंड पास्ट मेमोरीज ऑफ ब्रूटैलिटी इज कंट्रास्टिव विद द पीसफुल मेमोरीज ऑफ लाइबोव। लाइबोव जो है वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को भूलना चाहती है, लाइबोव जो है वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद रखना चाहती है, क्योंकि उसका पास्ट जो है वो बहुत पीसफुल गुजरा है, अच्छा गुजरा है, क्योंकि वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जबकि लोफाकिन जो है वो अपने पास्ट को भूलना चाहता है, क्योंकि वो उसकी जो है वो ब्रूटल लाइफ थी, क्योंकि वो सर्फ क्लास से ताल्लुक़ रखता था। तो ये इनका थोड़ा सा कंट्रास्ट आपस में आ जाता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेटिक क्लास है और लोफाकिन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्फ क्लास है।
और ये हमेशा ही ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज लैक ऑफ एजुकेशन, ये अपना कंप्लेन करता है एजुकेशन के बारे में। तो इसके अंदर एक वो एहसास कमतरी जो है वो पैदा हो गई थी। उसके बाद है ल्यूनिड गैव। ल्यूनिड गैव जो है ये एक जो है वो फनी सा करेक्टर है, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन भी है, थोड़ा बहुत काइंड हार्टेड भी है, और ब्रदर ऑफ लाइबोव है। ये 51 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, हमेशा जो है ये बच्चों की तरह बिहेव करता रहता है। एंड वारिया जो है वो एडॉप्टेड डॉटर ऑफ लाइबोव है और हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबल है। मेजर इसका जो है एक काम यह है कि स्टेट्स मैनेजर है ये, और स्टेट की जो जितनी मैनेजमेंट होती है वो ये करती है। और जब स्टेट का लॉस हुआ है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हुआ है, क्योंकि इसने जो है वो अपनी जॉब को लॉस कर दिया था ओइंग टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ दी स्टेट। एनिया जो है वो इसकी रियल डॉटर ऑफ लाइबोव है, 17 ईयर्स ओल्ड है, एंड शी लव्स ट्रोफिमोव। ट्रोफिमोव से ये मोहब्बत करती है, और जो कि ट्यूटर रहा है इसका। एंड शी वॉज, ये उसको जस्ट यानी कि कहती है कि मैं इसको फ्रेंडशिप हद तक इसके साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ, और इंटरेस्टेड ये इसमें ट्रोफिमोव में इस वजह से थी क्योंकि ये उसको उसकी फिलोसफी जो वो करता था उसमें इंटरेस्टेड थी। और पीटर ट्रोफिमोव जो है वो स्टूडेंट ऑफ लॉयल यूनिवर्सिटी रहा है। ही वो ट्यूटर ऑफ ग्रीशा जो था वो बेटा था लाइबोव का, उसकी डेथ हो चुकी है, वो ड्रामे में है नहीं है। एंड कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लोफाकिन। इसकी अब यहाँ पे कंट्रास्ट भी आपने ज़रा इसको देखते जाना है। इसका कंट्रास्ट जो है वो लोफाकिन के साथ है आइडियलिज्म के ऊपर, यानी कि उसके आइडियाज़ और लोफाकिन के और ट्रोफिमोव के आइडियाज़ एक दूसरे के अपोजिट आते हैं वो। और इसको एटर्नल स्टूडेंट कहता था लोफाकिन, क्योंकि ये बहुत देर तक यूनिवर्सिटी से अटैच रहा है बार बार, तो इस वजह से ये सिंबल ऑफ पास्ट भी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पास्ट भी है। पिस्टिक जो है वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी है, फैमिली फ्रेंड, और हर वक्त जो लाइबोव से जो है वो पैसे जो है वो बोरो करता रहता है। शार्लेट पिस्टिक, हाँ पिस्टिक है आई थिंक, या पिस्टिक है। शार्लेट जो है वो भी आन्याज गवर्नेंस है, और ये ऑर्फन थी, और अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद जो है वो ये एज आ जोकर जो है वो काम करती रही है। स्टेट में भी रहते हुए जो है ये दूसरों को जो है वो अपने मैजिकल जो है वो दिखाती रही है करतब वगैरह। तो एक कॉमिक जो है वो रोल प्ले करती है ड्रामा में, और हर वक्त जो है ये हंसती रहती है, दूसरों की परेशानियों पे मजाक उड़ाती है। उसके बाद फिर्स जो है वो सिंबल ऑफ पास्ट है, 87 ईयर्स ओल्ड मैन है ये भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पास्ट है, और इसकी लास्ट में डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ ये इंडिकेट करती है कि डेथ ऑफ दी एरिस्टोक्रेटिक क्लास और डेथ ऑफ दी ओल्ड वैल्यूज। उसके बाद याशा और दनियाशा, ये भी माइनर करेक्टर्स ही हैं, सर्वेंट्स हैं दोनों। और दनियाशा जो है वो याशा से ट्रूली लव करती है, लेकिन याशा जो है वो उसको जस्ट फिजिकल प्लेजर्स के लिए यूज़ करता है। और जो एक करेक्टर मैं यहाँ पे लिखना भूल रही हूँ, येपिकडोफ, साइमन येपिकडोफ, वो जो था लॉयर था, और वो दनियाशा से जो है वो ट्रूली लव करता था। अब इसकी समरी है सच तो, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर बिगनिंग मिडल और एंडिंग तो नहीं होती यानी कि मॉडर्न ड्रामास में, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्लो आप देख लें कि यानी कि एक्ट वाइज जो है वो इस ड्रामे में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ड्रामा यहाँ से शुरू होता है कि जो लाइबोव है वो जब रशिया में रहती थी तो उसके हस्बैंड की और उसके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है, ये उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, तो उसकी वजह से वो फ्रांस चली गई, और फ्रांस में जाके वहाँ पे उसका एक लवर था, तो उसने जो है वो बाद में उसके लवर ने भी उसके साथ चीट किया, उसको छोड़ दिया। फिर जब वो क्राइसिस में आई है तो फिर वो वापस आ गई है रशिया। तो अब ये ड्रामा वहीं से स्टार्ट लेता है कि वो फ्रांस से जो है सब कुछ क्राइसिस में आने के बाद वापस दोबारा रशिया आ रही है जो उसकी स्टेट थी, और रशिया जो उसकी स्टेट है वो घर जो है वो ऑलरेडी गिरवी हुआ था, और वहाँ पे वो जब पहुँचती है और उसने मज़ीद क्या क्या क्राइसिस देखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के यानी कि अपनी स्टेट को बचाने के लिए वो कोई भी रैशनल तरीके से कोई स्टेप नहीं लेती, क्योंकि वो अपने उस घर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से अटैच है। तो वो उसकी डिस्ट्रक्शन तो हो जाती है, यानी कि उसकी अपनी जो स्टेट की डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए वो रैशनल तौर पे कोई स्टेप नहीं लेती, क्योंकि उसने अपना चाइल्डहुड उस घर में गुजारा होता है और उसके बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो उसके उस घर के साथ अटैच हैं। जब हम इसको ट्रेजेडी के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो यही इसका ट्रेजिक फला भी है कि उसके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल यानी कि वुमेन थी और इमोशंस को लेके जो है वो सोचती थी उस घर के बारे में। हालांकि वो उसको रैशनल तरीके से अगर लेती तो वो अपनी स्टेट को बचा सकती थी। तो एक्ट 1 यहाँ से शुरू होता है कि लोपाकिन और दनियाशा जो हैं वो वेट कर रहे हैं वहाँ से फ्रांस से लैबोव के आने का। लैबोव जो है वो अपनी बेटी आनिया, अपने भाई गैव और याशा जो उसका सर्वेंट है उनके साथ आ रही है और वो उसको रिसीव करते हैं फर्स्ट एक्ट में। और प्ले जो है यहाँ से ओपन होता है कि लैबोव की जो स्टेट है वो ऑलरेडी यानी कि गिरवी रखी हुई है और वो नीलामी यानी कि उसकी हो सकती है, इन डेंजर है। तो लोपाकिन उसको ये सजेस्ट करता है एज अ फ्रेंड उसको ये सजेस्ट करता है कि तुम क्या करो, यहाँ पे जो स्टेट है ना तुम यहाँ पे कॉटेजेस छोटे छोटे बना लो, ठीक है, तो वो इस्तेमाल में आएंगे लोगों के, तो उससे तुम्हें प्रॉफिट भी होगा। एक तो ये होगा कि तुम अपने डेप्ट जो है वो भी कवर अप कर लोगी, दे दोगी, और सेकेंडली तुम्हें ये होगा कि तुम अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकती हो। लेकिन वो टोटली तौर पे इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, और बिकॉज उसकी जो फैमिली प्राइड है, उसके जो अरिस्टोक्रेटिक होने की जो उसके अंदर एक प्राइड है, वो उसको ये चीज़ अलाउ नहीं करती कि वो ऐसा करे। एक्ट 2 जो है वो टोटली लव अफेयर्स के ऊपर बेस करता है, और लव अफेयर्स छोटी छोटी जो है वो छोटे छोटे लव अफेयर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। कोई प्रॉपर यानी कि 2 साइडेड लव इसमें नहीं दिखाया गया, और जो लव अफेयर्स भी दिखाए गए हैं वो उसमें भी कोई सिंसेरिटी या कोई सीरियस यानी संजीदगी नहीं है। कॉमिक जो है वो उसको भी बना दिया और हिस्टेरिकल करके जो है वो उसको पेश कर दिया है राइटर ने। तो इसमें ये है कि यानी कि जो आनिया है वो किससे लव करती है, उससे ट्रोफिमोव से, और वारिया जो है वो लोपाकिन से करती है, लेकिन लोपाकिन उसको प्रपोज एंड तक नहीं करता है। और जो याशा है वो दनियाशा से याशा जो है वो जस्ट फिजिकल प्लेजर के लिए दनियाशा को यूज़ करता है, लेकिन दनियाशा जो है वो याशा से सूली मोहब्बत करती है, और यपिकडोव जो है वो दनियाशा से मोहब्बत करता है। तो ये छोटे छोटे लव अफेयर थे, लेकिन एंड में किसी का भी यानी कि लव अफेयर कुछ सही तरह से दिखाया नहीं गया कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक्ट 3 में जो है ये दिखाया गया है कि लोपाकिन बाहर चला गया गैव के साथ, और जब वापस आया तो उसने आके ये रिलीफ कर दिया कि मैंने जो है वो स्टेट को ख़रीद लिया है, और इसकी वजह से लैबोव जो है वो बहुत हर्ट होती है। और एक्ट 4 में जो है यानी कि यहाँ पे इसकी ट्रेजिडी अगर हम देखें तो एंड हो जाती है, और एक्ट 4 में तमाम लोग जो हैं वो घर छोड़ के चले गए हैं अब, क्योंकि उन्हें घर खाली करना पड़ गया, और फिर इसकी एंड में डेथ हो गई है। और फिर जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेथ ऑफ ओल्ड वैल्यूज़ हो गई हैं। अब इसके प्लॉट को अगर देख लें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। टाइम प्लेस एक्शन का देखें तो बिटवीन मई एंड अक्टूबर टाइम रखा गया है, और प्लेस जो है वो स्टेट को रखा गया है कि स्टेट में जो है वो ड्रामा दिखाया जा रहा है। और एक्शन ये है करेक्टर्स का कि एट द एंड ऑफ द प्ले तमाम करेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने घर को छोड़ दिया है, स्टेट को छोड़ दिया है। अब यनर इसका देख लेंगे, इसमें हम बात कर रहे थे पहले भी कि ये कॉमिक ड्रामा भी है और ट्रेजिडी भी है। तो कॉमेडी हम इसको तब कहेंगे जब अगर हम इसको या हिस्टेरिकल और आयरोनिकल एस्पेक्ट्स अगर हम ड्रामा के देखें तो फिर ये ड्रामा हमें कॉमिक लगेगा। अगर हम डायलॉग्स को देखें करेक्टर्स के तो हमें ये ड्रामा कॉमिक लगेगा। और अगर हम इसको फोकस करें प्रोटैगनिस्ट को जो कि यानी लैबोव है उसको फोकस करें, तो क्योंकि उसने अपनी स्टेट को खोया है तो उसको अगर फोकस करें तो फिर हमें ये ड्रामा जो है वो ट्रेजिडी लगेगा। यानी कि ये 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो राइटर ने दिखाए हैं। और सब प्लॉट जो है वो लव अफेयर्स है इसका, वो यानी कि सब प्लॉट में आ जाते हैं। अच्छा, डायलॉग कॉमिक बना रहे हैं। हाँ, वो अभी ये ट्रेजेडी और कॉमेडी वाला क्वेश्चन डिस्कस करें ना तो उसमें डिटेल से हो जाएगा। यानी कि जो स्टिरिकल एस्पेक्ट्स है ना, स्टिरिकल और आयरोनिकल यानी कि जो डायलॉग्स हैं करेक्टर्स के
वो कॉमिक हैं, ठीक है, वो कॉमेडी करते हैं, आपस में निगोशिएट जब करते हैं, और जो उनकी सिचुएशंस हैं लाइफ की, जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं, वो यानी कि वो ट्रेजिक है। अब ये जो अगर नेक्स्ट जो है, अगर ये क्वेश्चन हमें आता है कि ये चाहिए ओशो इज़ अ पॉलिटिकल प्ले, ठीक है, तो उस हवाले से हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि सोशलिज़म को, और सोशलिज़म जो है वो कौन लेके आया था, कार्ल मार्क्स कौन था, और इसकी थ्योरी को थोड़ा सा हम उसमें ऐड करके, और फिर जो ड्रामास के अंदर करेक्टर्स जैसे लेबोव को मेन करेक्टर रख के, क्योंकि वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, और लोफागिन को रख के, तो उनकी सिचुएशंस, क्लास डिफरेंसेस को शो करके तो हम ये पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल प्ले जो है वो इस ड्रामा को डील कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि कार्ल मार्क्स जो था वो 1818 to 1883 रहा है, ठीक है, और ही वॉज अ फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी। He studies law and philosophy at university in Germany। जर्मनी में जो है वो उसने ये पढ़ा था लॉ को और फिलोसफी को। मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेडरिक से ये इन्फ्लुएंस था, जो कि मेटीरियलिस्ट था, ठीक है, उससे ये इन्फ्लुएंस था, फ्रेडरिक एंजल्स इससे ये इन्फ्लुएंस था, और उन दोनों ने मिल के डिवेलप किया है थेरीज को। और ये बात एक अहम है कि हम जब भी कार्ल मार्क्स का नाम लेते हैं, हम सिर्फ सोशलिज्म का नाम लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो इस फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर सिर्फ सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, बल्कि इसने सबसे पहले थेरी जब दी थी तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को दोनों यानी कि इसने थेरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इवन कि इसका ये कहना था, इसका एक कोट है कि डेमोक्रेसी इज़ द रोड टूवर्ड्स सोशलिज्म, कि यानी कि सोशलिज्म अगर लानी है तो पहले डेमोक्रेसी लेकर आओ। हाँ, वो आप नोट कर लो, डेमोक्रेसी इज़ द रोड टूवर्ड्स सोशलिज्म। रोड ROAD, हाँ जी, एग्जैक्ट हाँ जी। एंड हिस्टोरिकल चेंज, यानी कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और हिस्टोरिकल चेंज के लिए जो है इसने दोनों ने मिलके, फ्रेडरिक ने और मार्क्स ने मिलके काम किया था। और इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स टू दी सोशल मूवमेंट थी, इनका यानी कि इनका मकसद ये था कि ये सोशल मूवमेंट के ऊपर काम करना चाहते थे, और रीडर्स ने, राइटर्स ने, और जितने पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उन्होंने जो है वो इसको मार्क्सिज्म का नाम दिया था, मार्क्स को। उसके बाद इसकी जो थेरीज जो सबसे पहले इसने पब्लिश की थी वो इसने जर्मनी में की थी कार्ल मार्क्स ने, और इसने की थी 1848 के अंदर। लेकिन उन थेरीज को जब इसने पब्लिश किया तो उसकी वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो लोग थे उनके दरमियान में क्लैशेस पैदा हो गए, क्योंकि वो अभी आगे मैं बताऊंगी कि पहले मोनार्की थी, ठीक है, किंगशिप थी, तो उसने जब ये अपनी थेरीज पब्लिश की हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस पैदा हुए हैं, और उसके बाद इसको एग्जाइल कर दिया गया था जर्मनी से, और फिर ये इसने मूव कर गया था ये पेरिस में, और फिर उसके बाद लंदन चला गया था। तो ये इसके लाइफ के बारे में था। अब इसका थेरी का जो है वो मैंने यानी कि इसको इस तरह से लिया है कि क्योंकि हमारा ड्रामा भी सोशलिज्म पे बेस करता है, रेवोल्यूशन पे, तो हम इसको इसकी थेरी में से ये एस्पेक्ट देखेंगे कि इसका सोशलिज्म के बारे में जो है वो क्या कॉन्सेप्ट ये रखता था। तो इसका फर्स्ट इसका बिलीव ये था कि ऑल हिस्टोरिकल चेंज वॉज कोज्ड बाय द सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका ये बिलीव था कि जितनी भी हिस्टोरिकल चेंजेस आज तक आई हैं वो इस वजह से आई हैं क्योंकि क्लास स्ट्रगल मौजूद रही है, हमेशा अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस के दरमियान में क्लैशेस रहे हैं, तो उसकी वजह से सोशल चेंज जो है वो डेवलप होती है। और इसने अपर क्लास और जो मिडिल क्लास है उसको बोर्जियस कहा जाता है, यानी बोर्जियस का नाम दिया है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बोर्जियस जो है यानी कि उनको नाम दिया गया है अपर क्लास को और मिडिल क्लास को, और प्रोलिटेरिएट जो है वो कहा गया है लोअर क्लास को, यानी कि बोर्जियस हैव्स यानी कि रखने वाले, मलकियतें रखने वाले, और प्रोलिटेरिएट ना रखने वाले यानी लोअर तबका। और उसके बाद ये कहता था कि कैपिटलिस्ट
कैपिटलिज्म के बारे में ऐसा जैसे हम सब जानते हैं, यहाँ पे एज अ डेफिनेशन भी अगर देखें तो वो कहता है कि कैपिटलिज्म डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिकल सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड। यानी कि कैपिटलिज्म क्या है कि आप क्या उसको कहते हैं, सरमायादाराना निज़ाम। तो यानी कि हर इंसान जो है वो आज़ाद है और अपनी अपनी जो है वो प्राइवेट तौर पे फैक्ट्रीज़ और ये तमाम चीज़ें जो है वो चला सकता है, रख सकता है। और बोर्जियस जो कि अपर क्लास हैं और मिडल और अपर क्लास हैं, वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर रखते थे और वो लैंड रखते थे और अपना बिजनेस इस तरह से रन करते थे, और बोर्जियस को फिर कैपिटलिस्ट कहा जाता था। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसका ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो सोशलिज्म की फेवर में था। सोशलिज्म की फेवर में था का मतलब है कि वो लोअर क्लास की फेवर में था, और वो ये कहता था कि जो लोअर तबका है वो एक्सप्लॉयड हो रहा है, यानी कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है लोअर क्लास का बाय दी बोर्जियस, बाय दी अपर क्लास। और बोर्जियस क्या करते थे कि वो एज ए एम्प्लॉय ले लेते थे लोअर तबके को, और उनको अपनी फैक्ट्रीज और फार्म्स में उनसे काम करवाते थे, और उनको लेबर काम जो लेते थे उनको पे कर देते थे, और फिर क्या करते थे कि जो उनसे काम लिया जाता था उन अशिया को मज़ीद जो है वो यूटिलाइज़ कर देते थे, आगे बेच देते थे और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करते थे। और उनको जो लोअर तबका था, लेबर क्लास थी, उनको बहुत ही कम यानी कि तनख्वाहें देते थे। तो इस वजह से जो लोअर क्लास थी वो बिल्कुल ही क्रश्ड हो रही थी, और जो अमीर जो लोग थे वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे थे, और गरीब जो थे वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे थे। तो इसलिए जो है मार्क्स ने जो है वो इस चीज़ के लिए इसने जस्ट थेरी पेश की थी। इसको हमने एज आ पॉलिटिशियन नहीं लेना कि वो रशिया के अंदर गया और उसने वहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू कर दी, तो यानी उसने सिर्फ थेरी दी थी। थेरी का यानी कि एक अदर एस्पेक्ट में देखें तो हम ये माइंड में रख सकते हैं कि थेरी जो है वो, जो कोई भी थेरी लिखता है वो रिलीजन के ऊपर भी और पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस रखती है। कोई भी थेरी लेगा तो अगर किसी को पॉलिटिकल कोई है या रिलीजियस है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको जो है वो यूटिलाइज उसमें कर सकता है, तो वो बहुत चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो ये कहता था कि जो लोअर तबका था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उससे, और एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या हुआ कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, और क्लासलेस स्टेट पैदा हुई, यानी कि कोई क्लास नहीं होगी अब, यानी कि वो अपर क्लास, हाँ, विदाउट एनी क्लास। तो जहाँ पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी आर शेयर्ड अमंग ऑल सिटीजन्स, जहाँ पे तमाम द सिटीजन्स जो हैं वो फिर बराबर हो जाएंगे। अब ये जो इसकी थेरी के हवाले से बात आ गई, अब ये मैंने थोड़ा सा जो है वो रशिया के हवाले से आगे डिस्क्राइब कर दिया है कि रशिया में जो है ये कौन कौन जो है वो आता रहा है, ठीक है, और किस तरह से जो है वो रशिया के अंदर ये सोशलिज्म आई है। तो सबसे पहले 1881 के अंदर रशिया, ये थोड़ा सा रशिया का इंट्रोडक्शन है कि 1881 में क्या था। रशिया वॉज वन ऑफ द यूरोप्स 5 ग्रेट पावर्स अलोंग विद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। कि रशिया जो है वो एक ग्रेटर पावर तस्लीम की जाती थी, यूरोप की 5 बड़ी जो है ताकतों में से एक ताकत समझी जाती थी, जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। और रशिया वॉज वास्ट कवरिंग लार्ज एरियाज़, और रशिया इतना बड़ा था कि वो ज़्यादा यानी कि एशिया के भी और यूरोप के भी कई जो एरियाज़ हैं उनको कवर अप करता था। और ये बात एक अहम है कि रशिया जो है वो कंजर्वेटिव स्टेट इसको माना जाता था, यानी कि सेंटर ऑफ एंटी रेवोल्यूशनरी एंड एंटी लिबरल आइडियाज़, यानी कि रशिया जो है वो एंटी है लिबरल क्लास के और रेवोल्यूशन के। और सबसे जहाँ पे इख्तिताम हुआ है आके रशिया के अंदर सोशलिज्म का, वो हुआ है 1924 के अंदर, जब आके यानी कि जब सोशलिज्म भी इंडस्ट्रियलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया, और फिर रशिया एंड में ट्रांसफॉर्म हो गया और फिर ये वर्ल्ड मोस्ट रेडिकल स्टेट बन गया। फर्स्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी थी
जो आई इस मिशन के साथ कि हमने वर्ल्ड रेवोल्यूशन लेकर आना है। ये भी एक बात है कि वो सिर्फ रशिया के अंदर रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते थे, वो वर्ल्ड रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, जो नीचे जो लोअर तबका था। और यह एक प्रोसेस बाय विच रशिया चेंज्ड फ्रॉम दी कंजर्वेटिव ऑटोक्रेसी टू दी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, यानी कि वो कंजर्वेटिव ऑटोक्रेसी का आगे मैं बताऊंगी, कंजर्वेटिव ऑटोक्रेसी से हट के जो है वो ख़त्म हो गई, कंजर्वेटिव स्टेट ख़त्म हो गई और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो ऊपर आ गई। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपको क्लियर कर देगा कि यानी ये कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से जो है वो आते रहे हैं। अब हम कहते हैं टिसार का हम नाम लेते हैं ना, टिसार नहीं है, सिजार, ठीक है। तो सिजार जो है ये कोई नाम नहीं है, ये टाइटल फॉर दी ओल्ड रशियन किंग्स के लिए यूज़ किया जाता था, सिजार। और सबसे पहला जो है तकरीबन 1801 से लेकर 1917 तक जो है मोनार्की रही है, यानी कि किंगशिप रही है कायम रशिया के अंदर। 1801 से 1825 तक अलेक्जेंडर 1 आया, मैं डेट्स नहीं बोल रही, टिसार अलेक्जेंडर 1 आया, फिर सिजार अलेक्जेंडर 2 आया, फिर सिजार अलेक्जेंडर 3 आया और फिर सिजार निकोलस 2 आया। तो ये किंगशिप चल रही थी ना, यहाँ तक मोनार्की थी। उसके बाद जो है 1917 के अंदर फिर प्रिंस लेवोव आया था, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेकर आया था। तो यानी कि वो अपने साथ वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आई है। तो ये बात एक अहम है कि एकदम से रशिया के अंदर सोशलिज्म डायरेक्ट नहीं आई, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, तो उसके बाद फिर सोशलिज्म आया है। फिर उसके बाद जुलाई 1917 के अंदर ही फिर अलेक्जेंडर क्रेंस्काय ने भी जो है वो हुकूमत की है, और लास्ट में फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लास्ट में आई है 1924 तक, तब हुकूमत लेनिन ने की है। तो ये इसका थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन था। अब ये जो नीचे पॉइंट 5 जो नज़र आ रहा है आपको, ऑटोक्रेसी लिखा हुआ है, ये जो मोनार्की जहाँ तक हुई है ना, यानी कि जितने किंगशिप जो रखने वाले जो ये थे किंग्स थे, जब तक मोनार्की रही है तब तक ये ऑटोक्रेसी उस दौर तक अप्लाई होती रही है। ऑटोक्रेसी क्या थी? ऑटोक्रेसी वॉज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था अंडर दी सिजार्स, जो कि सिजार्स के अंदर था। सिजार्स उसको यानी कि डील करते थे। सिजार उसमें ये होता था कि जो किंग्स हैं उनके पास कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी मर्जी पावर रखना चाहे रख सकते हैं, और वो किसी को जवाबदेह नहीं है सिवाय गॉड के, और उनका ये बिलीव है कि उन्हें डिवाइनली अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। और जो गॉड है वो ही उनके तमाम तर एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। और ऑफिशियल सपोर्टर जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था उनका, और वो एडवाइज़र्स भी रखते थे, लेकिन वो बाउंड नहीं थे कि वो उनकी एडवाइस को फॉलो करें या ना करें। तो इन तमाम सख्तियों की वजह से जो है वो फिर जो है वो शुरुआत हुई कैपिटलिज्म की और फिर सोशलिज्म की। जॉर्ज प्लेखनोव था ये, यानी कि अब ये वो बात है कि कब जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कदम रखा इसमें, यानी कि रशिया के अंदर 1883 में जो है वो जॉर्ज प्लेखनोव आया था। इसने फाउंडेड दी फर्स्ट मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन रशिया, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही थी रशिया के अंदर, तो इसने उसको फाइंड आउट किया था फर्स्ट मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन मार्क्सिस्ट। उसके बाद अचानक से जो है वो प्रोग्रेस का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर रशिया ने जो है वो एक्सपीरियंस्ड किया इस चीज़ का कि हमने सोशल चेंज लेकर आना है 1890s के अंदर। और इस चीज़ ने फिर अटेंशन पैदा की टुवर्ड्स द कार्ल मार्क्स थ्योरी, कि इस चीज़ ने उनके अटेंशन पैदा की कि हमें कार्ल मार्क्स थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जो कि यानी कि उसने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को। पहले किंगशिप थी, फिर इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आई है तो उसने
सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है बोर्जियस में और प्रोलिटेरियन में, यानी कि अपर क्लास में और लोअर क्लास में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि उसके अंदर फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। तो अगर हम ड्रामा को भी देखें तो राइटर ने जो है वो दरमियान वाली कंडीशन दिखाई है हमें, कि यानी कि पहले अरिस्टोक्रेटिक थी, फिर बिजनेस क्लास आई है, तो उसने उसी चीज़ को इंडिकेट कर दिया है लोफाकिन के कैरेक्टर के ज़रिए कि वो एज अ बिजनेसमैन दिखाया और उसने फिर अरिस्टोक्रेटिक क्लास की जगह ले लिया है। और फिर सोशलिज्म की अभी आमद है, यानी कि ये उसने दिखाया है ड्रामा में। तो सोशल रेवोल्यूशनरीज जो थे, अच्छा अब ये जो 9th पॉइंट लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि जब कार्ल मार्क्स ने थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रेजुअली प्रोग्रेस होनी थी ना, लेकिन कुछ जो तबके थे जो सोशल लोअर क्लास के थे वो इतना तंग आ गए थे कि वो कहते थे कि हम नहीं मानते किसी थ्योरी वेरी को। तो यानी कि उन्होंने जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया, यानी कि हम जो है वो उठ खड़े हो गए कि हमें ग्रेजुअल चेंज नहीं चाहिए, हमारे हक दो हमें। ये क्या बात है कि अरिस्टोक्रेटिक क्लास की जगह बिजनेस क्लास के लिए हम तो वहीं पे गुलाम के गुलाम ठहरे हुए हैं। तो ये यानी कि उन्होंने जो है अपनी कुछ पॉलिटिक्स बीच में से शुरू कर दी। और फिर रेवोल्यूशन फ्रॉम वर्किंग क्लास से रेवोल्यूशन एक अलहदा से शुरू हुई और फिर गवर्नमेंट जो है वो फिर एंड में आके रिप्लेस हो गई है 1917 के अंदर। उसने सोशलिस्ट सोसाइटी की जगह ले ली है और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अबॉलिश्ड हो गई और फिर ऑल सिटीजन्स वुड भी इक्वल हो गई। और फाइनली ये वही बात है कि 1917 के अंदर जो है निकोलस II जो रशियन एम्पायर था उसको गिरा दिया गया। और ये तमाम तर रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुई, क्योंकि वो जो लोग जो थे वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे, खुराक उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी और वो उनके अंदर इंतहाई नफ़रत पैदा हो गई थी इम्पीरियल फैमिलीज़ यानी कि अरिस्टोक्रेटिक जो फैमिलीज़ थी उनके लिए। तो इस वजह से जो है ये सोशलिज़म जो है वो आया था। तो ओवरऑल इसका अगर मैं अपना ज़ाती थोड़ा सा बताऊं तो ख्याल दूं तो सोशलिज़म का जो है वो कुछ हद तक फ़ायदा है, यानी कि हमने जो है वो लोअर तबके के लिए काम करना है तो हमने उनको फैसिलिटीज़ देनी है। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि ये बात गलत है कि जो प्राइवेट जो रखते हैं अपनी मलकियत, तो जो जागीरदार हैं यही निज़ाम था ना कि जागीरदारों से छीन लो और फिर उनकी फैसिलिटीज़ पूरी कर दो। तो एक तरफ तो आप उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप फिर ह्यूमैनिटी को तो फेवर नहीं ना दे रहे कि आप उनके भी तो जो उन्होंने अपनी मेहनत से जो प्राइवेट जो चीज़ें बनाई हैं या वो जो प्रोग्रेस करे उनको भी तो आप एक तरह से मार रहे हो ना, जो सिंसियर पीपल हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे तो थोड़ा बहुत वैसे मेरा सोशलिज़म और इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वैसे थोड़ा सा मुझे ये अच्छा एक सिस्टम नहीं लगता सोशलिज़म का भी। कुछ और होना चाहिए ना, डेमोक्रेसी और सोशलिज़म से हट के कुछ नया निज़ाम होना चाहिए जहाँ पे हर बंदा जो है वो हाँ राइट्स जो लिबर्टी भी हो और सही तरीके से किसी का हक मार के राइट्स ना पूरे हों। और डेमोक्रेसी को अगर देखा जाए वो तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ डेमोक्रेसी है ना आपके, हाँ डेमोक्रेसी में तो ठीक है। हाँ पाकिस्तान है तो लेकिन नाम भी हाँ वो तो अच्छा अच्छा जी। ये तो यानी कि ये इसका पॉलिटिकल हवाले से सिनेरियो हो गया। अब हमने इसको चेरी ऑर्चर्ड को डिस्कस करना है एज अ कॉमेडी प्ले और एज अ ट्रेजेडी प्ले। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एज अ कॉमेडी प्ले या एज अ ट्रेजेडी प्ले डिस्कस करें तो ये बात नहीं है कि हमने इसको डॉक्टर फोस्टर्स की तरह एंड में हमने ये नहीं कह देना कि ये इसके साथ ट्रेजेडी हो गया या ये एक मोरालिटी प्ले था, फाइनल हमने कंक्लूजन नहीं दे देना, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को जस्ट कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से हमने इसको अगर आ जाता है चाहे कॉमेडी पे या ट्रेजेडी पे तो दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रख के तो हम इसको यानी कि दिखा देंगे कि ट्रेजिक एस्पेक्ट्स ये हैं, कॉमिक एस्पेक्ट्स ये हैं, इस वजह से कॉमिक और इस वजह से ट्रेजिक है, और यानी कि मिक्सचर है ये कॉमेडी का और ट्रेजेडी का। तो मिंगल सॉर्ट ऑफ प्ले है बाय शेखव, यानी कि ट्रेजेडी भी और कॉमेडी भी है। तो कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स हैं
जो कि हमें ट्रेजिक लगते हैं। उसमें ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। इसमें पहला है कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ वारिया फॉर नॉट बीइंग मैरिज लोफाकिन। पहला यानी कि वारिया का जो है वो डिसअपॉइंट होती है इस चीज़ से कि वो लोफाकिन से जो है वो शादी नहीं कर सकती, तो ये उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रेजिक एलिमेंट है। सैड अकाउंट ऑफ शार्लेट्स लाइफ, और शार्लेट जो थी एज यू नो कि वो गवर्नेंस ऑफ आनिया है, और वो चूँकि ऑर्फन थी और एज अ जोकर काम करती रही है, तो ये उसकी एक थोड़ा सा ट्रेजिक एक्सपेक्ट्स लगते हैं उसकी लाइफ में। उसके बाद द डेथ ऑफ फिर्स जो है ये ट्रेजिक लगती है। अनसक्सेसफुल लव अफेयर ऑफ लाइबोफ, लाइबोफ का जो अनसक्सेसफुल अफेयर था क्योंकि उसके लवर ने उसको चीट कर दिया था और उसके हस्बैंड और बेटे की भी डेथ हो गई थी। तो मेमोरीज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड सन, ये उसके ट्रेजिक एक्सपेक्ट्स है। सेल ऑफ हर स्टेट मेक अस सैड, तो उसकी जो स्टेट की जो बेचना है वो हमें दुखी कर देता है। और तो ये जो है इस वजह से हम फील करते हैं कि ये प्ले जो है ये ट्रेजिडी है। और स्टेनिस्लेविस्की जो है एक डायरेक्टर था, जब उसने जो है वो स्टेज के ऊपर प्ले करवाया था ये ड्रामा, तो इसने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि ये ट्रेजिडी ही है। तो अगर हम इसको ट्रेजिडी प्रूव करना चाहें तो इसका रेफरेंस दे सकते हैं। अब अगर हम इसको ट्रेजिडी के जो एलिमेंट्स जब भी हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये ड्रामा ट्रेजिडी है, तो हम इसमें ये 3 चीज़ें ही देखना शुरू कर देते हैं कि इसका ट्रेजिक फ्ला क्या है, डाउनफॉल क्या है और कैथारसिस क्या है। तो अगर हम इसका मेन प्रोटैगनिस्ट के देखते हैं इसमें कि क्या है इसके फ्लाज, तो ट्रेजिक फ्ला तो हमें इसका कुछ नहीं मिलता सिवाय इमोशंस के, क्योंकि वो इमोशनल तौर पे अपने बहुत ज़्यादा घर के साथ अटैच थी और इस वजह से उसने अपनी स्टेट को खो दिया, रैशनल होके नहीं सोचा। उसके बाद क्योंकि अब ये इसका एक कोट है कि जब वो घर आती है तो वो ये इसके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वो कहती है स्टेट को, आफ्टर द डार्क ऑटम एंड कोल्ड विंटर यू आर यंग अगेन फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो वो उसको स्टेट को देख के जो है इस तरह से खुश होती है। एंड शी क्लिंग टू दी हैप्पी मेमोरीज ऑफ पास्ट, और पास्ट की मेमोरीज में चली जाती है कि जब उसने अपनी चाइल्डहुड जो है वो जिस तरह से गुजारी थी। शी हैड अ चांस टू सेव द स्टेट बाय मेकिंग कॉटेजेस ऑन द स्टेट, और लोफाकिन ने उसको ये चांस था उसके पास, जैसे कि हम प्रीवियस ट्रेडिशनल ड्रामाज में भी देखते थे कि चांस और फेट का बड़ा अमल दखल होता था। तो चांस इसमें ये था है कि उसके पास उसने उसको कहा था लोफाकिन ने कि तुम यहाँ पे कॉटेजेस बना लो, उससे तुम्हें फिर जो इनकम होगी तो उसकी वजह से तुम जो है अपने डेब्ट्स भी पे कर सकती हो, कर्जे वगैरह भी उतार सकती हो और अपनी सर्वाइवल के लिए भी कर सकती हो। तो उसने आगे से ये आंसर किया था, ये आगे इसका कोड लिखा हुआ है, ये जब उसने कहा था विलास कॉटेजेस को ही कहते हैं, उसने कहा था विलास एंड विलास रेजिडेंस इट्स सो वल्गर। तो उसने जब लोफाकिन ने कहा कि तुम ये बना लो, तो उसने कहा कि ये तो बड़ी वल्गर बात है, क्योंकि वो अपनी अरिस्टोक्रेसी के साथ चिमटे रहना चाहती थी। और एट दी एंड वो लाइबोफ मोन्स एट दी लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड होम, और फिर वो मोर्न करती है अपने चाइल्डहुड होम के खोने पर। उसके बाद है लॉस दी स्टेट। अब उसकी अगर सफरिंग और डाउनफॉल को देखा जाए तो डाउनफॉल हमें ये मिलता है कि उसने स्टेट को खो दिया था, लेकिन अब ये इतनी बात तो चलो ट्रेजिडी के वाले से पूरी उतर गई, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो फिर ये ट्रेजिडी तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसको कैथारसिस देखें तो कैथारसिस इसमें नहीं होते। और देयर इज़ नो डेथ ऑफ एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट फिर्स। फिर्स की डेथ सिर्फ हुई है, यहाँ कोई सुसाइड नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, सिर्फ उसकी डेथ हुई है और वो भी पीसफुली हुई है इन दी हाउस होम ही लव। फिर्स जो है वो उस घर से बहुत मोहब्बत करता था, पास्ट का सिंबल है, तो उसकी भी डेथ पीसफुल हुई है, तो ये भी ट्रेजिक में नहीं आता। और विलन जो है ड्रामे में है ही नहीं, तो कुछ यानी कि कुछ एस्पेक्ट्स, लिटिल एस्पेक्ट्स तक जो है वो हम इसको ट्रेजिडी कह सकते हैं, लेकिन तमाम एस्पेक्ट्स नहीं पूरे उतरते। अब है कॉमिक एलिमेंट्स, देख लें जी कि इसमें कौन कौन से हैं। अब जो हमने ऊपर बात की है ट्रेजिडी के हवाले से, वो हमने बात की है सिचुएशंस की, कि क्या सिचुएशंस थी कि इसके साथ ये ट्रेजिक हुई, वो सिचुएशंस थी। अब जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं वो निगोशिएशंस में आ जाते हैं, गुफ्तगू में आ जाते हैं, जो करेक्टर्स की आपस में हो रही है। तो एपिक्डोव्स फर्स्ट अपीयरेंस इन एक्ट 1 इज़ ल्यूडिक्रस, यानी कि फ़नी था, एंड ही एंटर्स दी बंच ऑफ फ्लावर। एपिक्डोव की यानी एक फ़नी ये है कि
ये ड्रामा, एक और बात है कि ये ड्रामा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशनिज़म पे बेस करता है। एक्सप्रेशंस के ज़रिए जो है वो हमें अक्सर हम कोई भी ड्रामा देखते हैं तो उसमें अक्सर जो फ़नी ड्रामा, कॉमिक ड्रामाज होते हैं तो हमें उनमें इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब उनके एक्सप्रेशंस बन रहे हों, तो तब हमें तब हमें जो है वो कॉमेडी का मज़ा आता है। तो इसने भी ये कॉमिक एलिमेंट्स को जो है वो एक्सप्रेशंस में रखा है। जब वो यानी कि पिकोडॉग घर आता है तो वो रिडिक्यूलस लग रहा होता है क्योंकि उसने वो गार्डनर से उसी घर में आया, गार्डनर से फ्लावर लिए और जब दरवाज़ा में जाए तो कहता है ये गार्डनर ने दिए हैं, वो उधर रख दो अंदर ड्राइंग रूम में। तो ये थोड़ा सा फ़नी उसका एक्सपेक्ट था। और फिस्टिक जो है वो एक तो ये कि उससे एक तो कहता है मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ लेकिन हर वक्त लैबोव से जो है वो पैसे बोरो करता रहता है। और दूसरा इसका फ़नी एस्पेक्ट ये है कि वो पूछता है उससे लैबोव से कि तुम बहुत यानी कि फेयर थी जब तुम फ्रांस में थी तो तुम वहाँ पे क्या खाती थी, तो तुम फ्रॉग खाती थी, फ्रॉग जो है वो स्पेशलिटी थी फ्रेंच की ना। तो वो आगे से रिप्लाई करती है कि नहीं मैं क्रोकोडाइल खाती थी। तो ये उसका यानी कि फनी हो गया। तो अनरीज़नेबल रिमार्क्स ऑफ गैव ड्यूरिंग द सीरियस डिस्कशन, जब भी कोई सीरियस डिस्कशन हो रही होती है तो ये अपनी बीच में जो है ना फजूल डिस्कशन करता है गैव, तो ये कॉमिक लगता है। या तो पिकोडॉग्स लव फॉर दुनियाशा सीम्स टू बी ल्यूडिक्रस, तो ये भी जो है वो उसका पिस्टल जो उसने रखा होता है या पिकोडॉग्स ने वो भी फॉर लाफ्टर है। और उसका लव जो दुनियाशा के लिए वो भी सीरियस एज अ लवर जो है वो सामने पेश नहीं आया, तो इसलिए वो भी जो है वो मज़ाहिया करैक्टर लगता है। और वो ये मैंने फिस्टिक का बता दिया। या पिकोडॉग हर वक्त ये कंप्लेन करता रहता है कि सिविलाइजेशन अनसिविलाइज्ड है ये रशिया, तो लेकिन साथ साथ वो जब गुफ्तगू करता है तो कहता है मैंने तो कभी कोई कंप्लेन ही नहीं की। तो ये उसका यानी कि इसे कहते हैं ह्यूमर या क्या उसको कहते हैं फ़नी चीज़, यानी कि जेंटल ह्यूमर कहेंगे इसको, कि जो शेखव जो है इसने जेंटल ह्यूमर जो है वो यूज़ किया है अपनी ड्रामा में। तो चेरी ऑर्चर्ड इज़ फुल ऑफ स्टिरिकल एंड वैकी करैक्टर्स। वैकी का मतलब होता है स्ट्रेंज यानी कि अजीब, थोड़े थोड़े वो अजीब भी लगते हैं, थोड़े थोड़े वो जो है वो स्टिरिकल भी लगते हैं और अपने अंदर जो है वो ट्रैजिक, अपनी ज़ात के अंदर जो है वो ट्रैजिक सिचुएशंस भी रखते हैं। तो यही लाइफ भी है और यही जो है वो एक ऑर्डिनरी मैन की जो है वो प्रेजेंटेशन भी है कि इंसान ऑर्डिनरी पर्सन भी ऐसा ही होता है। चेरी ऑर्चर्ड कॉन्स्टेंट, अब ये कंक्लूजन है इसका कि चेरी ऑर्चर्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली कीप ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन टेंशन। जो इसने शेखव ने ड्रामा में ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिक्सचर करके ड्रामा को चलाया है उसके अंदर उसने थोड़ी यानी कि टेंशन जो है डाल दी है हल्की हल्की। तो उसकी वजह से वो टेंशन जो है वो ये हमें यानी कि प्ले को जो है वो ड्राइव करने के लिए एज अ फोर्स यूज़ होती है ड्रामा में। और आगे यही बात है, इमोशनल अंडरकरंट्स हैव कॉमिक नेचर, यानी कि अपने अंदर अपनी ज़ात के अंदर जो करैक्टर्स हैं वो इमोशनल हैं लेकिन उनकी वो उसको अपनी नेचर को एज अ कॉमिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ थ्रेड ऑफ सैडनेस थ्रू आउट द प्ले जो है वो हमें एक सैडनेस मिलती है पूरे प्ले के अंदर। इट्स कैरेक्टर हैव ड्रॉन फ्रॉम दी शेखव जेंटल ह्यूमर, ये मैं बात कर चुकी हूँ। चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट हाउ, अब ये बेसिकली चेरी ऑर्चर्ड किस बारे में है कि हाउ हार्ड कैन बी टू एक्सेप्ट दी चेंजेस, कि कितना मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ख़ास तौर पे गैर मुस्तकिल मिजाज जो लोग होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। यानी राइटर का मे बी हमें इस तरह की कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्सचर दिखाने का ये भी मकसद है कि इंसान को जो है वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर लाइबोव को देख लें तो उसने वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज थी तो वो इसलिए इमोशनली रह गई, उसने एंड में आके रैशनल तौर पे वो स्टेप नहीं ले सकी। तो शायद राइटर ये भी हमें एक व्यू देना चाहता है कि आप जो है वो किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस ना कर लो अपनी लाइफ के अंदर भी, इमोशनल ना बहुत ज़्यादा हो जाओ, बल्कि अपने आप को जो है वो हर तरह के हालात के लिए जो है ना डिसीजंस पार जो है ना वो अपने अंदर कायम रखो ताकि आप
ट्रेजेडी ना हो सके ताकि आपके साथ लॉस ना कर सको ताकि आप। तो उसके बाद इंडिविजुअली लेवल पे अगर देखें तो वही बात है कि लॉस ऑफ स्टेट जो है वो एक ट्रेजिक एलिमेंट है। और अगर हम इफ़ वी टेक स्पीचेस ऑफ वेरियस कॉमिक कैरेक्टर्स, अगर हम स्पीचेस को देखें तो फिर हम इसको कॉमेडी कह सकते हैं। और शेखव ने कहा है कि आई एम डिस्क्राइबिंग लाइफ एंड ऑर्डिनरी लाइफ एंड नॉट ब्लैंक डिस्पोंडेंसी, यानी कि मैं पैसिमिस्टिक कुछ भी चीज़ है ना रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आम लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और व्यू है ये बोने और क्लाइड का चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर के शेखव इन्वेंटेड हिज ओन फॉर्म ऑफ ड्रामा, कि शेखव का जो है वो अपने ही एक अलग से फॉर्म रखता है इसका ड्रामा। ब्लेंडेड है ग्रेविटी के साथ, संजीदगी के साथ, एंड हिलैरिटी, यानी कि जिंदा दिली है इसके अंदर, ऑप्टिमिज्म है और कॉम्प्लेक्सिटी है भी यानी ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट ज़रूर है लेकिन लाइट मूड में है। हाँ, ये चीज़ नोट करने वाली है कि लाइट मूड में है ये कॉम्प्लेक्सिटी, मिस्ट्री और ग्रेविटी। और हिज प्लेस आर मैजिस्टेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टोन एंड टेक्सचर, उसकी जो उसकी बनावट है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है जो ड्रामा की, वो जो है वो उसने संजीदगी से की है। अच्छा, एंड हिज एंटीफोनल डायलॉग्स इज द बिटर स्वीट म्यूजिक ऑफ एम्बिवेलेंस। और उसके जो एंटीफोनल, यानी कि फोनल तो हम पढ़ भी चुके, फ़ोन से निकला है यानी कि सुनाई देने वाला, तो यानी कि एंटीफोनल, यानी कि यहाँ पे एंटीफोनल का मीनिंग हम इम्प्रेशंस में लेंगे कि उसके जो करेक्टर्स के जो इम्प्रेशंस, यानी कि वो डायलॉग्स के अंदर इम्प्रेशनिज्म यूज़ कर रहा है करेक्टर्स की, तो उसकी जो एंटीफोनल डायलॉग्स हैं वो बिटर स्वीट म्यूज़िक पैदा करते हैं ऑफ एम्बिवेलेंस, यानी कि जो उसकी इम्प्रेशनिज्म है वो अनक्लियरिटी जो है वो पैदा करता है इसके ड्रामा में। तो अगर मैं इसको वन लाइन में समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगी कि शेखव के इस ड्रामास के चेरी ऑर्चर्ड के अंदर सिचुएशंस जो हैं वो ट्रेजिक हैं और निगोशिएशंस जो हैं कैरेक्टर्स की आपस में वो कॉमिक हैं। और ये थोड़ा सा जो मैंने उर्दू में लिखा हुआ है ये खुद ही लिखा था कि राइटर शायद ये दिखाना चाहता है कि लाइफ में आने वाली ट्रेजिडीज़ को हमें जो है वो कॉमिकली ट्रीट करना चाहिए, और कॉमेडी प्ले बनाकर उसने ये दिखाया कि इंसान को हमेशा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो ये इसका वो ट्रेजेडी के हवाले से हो गया। अब इसका बस मैं 10 मिनट लूँगी। थीम्स हैं इसके, पहला है इनडायरेक्ट एक्शन प्ले। इनडायरेक्ट एक्शन प्ले में ये होता है कि यानी कि डायरेक्ट एक्शन होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टेज पे प्ले हो रहे हैं, वो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्शन प्ले वो है कि वो ऐसी चीज़ या ऐसे इंप्रेशंस या ऐसी कन्वर्सेशन जो कि बैठे हुए ऑडियंस को उसका वो स्टेज पे होते हुए नज़र तो ना आए, लेकिन बैठी हुई ऑडियंस को उसका पता चल जाए कि क्या हुआ था, तो ये इनडायरेक्ट एक्शन हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें इसमें ये मिलती है कि जब लास्ट में एक्ट 3 में जाता है लोफाकिन बाहर जाता है, जब सेल होने वाला होता है चेरी ऑर्चर्ड, तो जब वो वापस आता है तो वो कहता है कि यानी कि मैंने चेरी ऑर्चर्ड को बाय कर लिया। इवन के स्टेज पे दिखाया नहीं है कि यानी कि नीलामी हो रही है, लेकिन आके उसने बस प्रोनाउंस कर दिया कि मैंने जो है ना वो कर दिया है, ख़रीद लिया है। हाँ वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि एज आ सिंबल जो है वो यूज़ हुआ है। और मिक्सिंग ऑफ जेनर है। अब ये देखें जैसे उस दिन सर बता रहे थे कि यानी कि थीम्स को आपने वो नहीं लेना कि यानी कि मोरल क्या है, और इसमें जैसे हम पार्ट 1 में लेते थे, यानी कि किसी हद तक जो यानी कि राइटर की जो मॉडर्न ड्रामा में या मॉडर्न चीज़ों में किसी हद जो टेक्निक्स होती हैं ड्रामा की एक राइटर की, वो उसके थीम्स भी बन जाते हैं बाज़ औक़ात।
या इसमें मॉडर्निटी में। तो मिक्सिंग ऑफ यनर जो हालांकि हमने प्लॉट में डिस्कस किया था, लेकिन ये भी एज अ थीम भी डिस्कस हो सकता है। और उसके बाद इसमें कॉमिक और ट्रेजेडी का मिक्सर बना के तो हम इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। सिंबोलिज्म देख लें कि इसमें क्या है कि कीज़ जो वारिया की वेस्ट पे लगी हुई थी वो पार का सिंबल शो कर रही है। गैप की जो इमेजरी है वो बिलियर्ड गेम को यानी इमेजिन करता है, तो ये सिंबलाइज करता है कि वो इस्केप चाहता है। और चेरी ऑर्चर्ड सिंबल ऑफ ओल्ड सोशल ऑर्डर वैल्यूज़ है। और आनिया इज़ अ फिगर ऑफ होप है, यानी कि जब एंड में वो अपनी माँ जो उसकी जब रो रही होती है लाइबोव के स्टेट को खो दिया, तो वो उसको यानी कि काफ़ी कर रही होती है कि कोई बात नहीं, और इस तरह से ऑप्टिमिज्म शो करती है। और फिर जो है वो सिंबल ऑफ पास्ट है। इसी तरह आयरनी एंड ब्लाइंडनेस इसमें देख लें कि सर्फ क्लास पॉइंट आउट दी आयरनी। सर्फ क्लास जितनी भी दिखाई गई है ड्रामा में वो आयरोनिकल करेक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम तो पा लिया, लेकिन रियलिटी में वो फ्रीडम नहीं गेन कर सके। क्योंकि अब तहरीक तो चली थी सोशलिज्म के लिए, लोअर क्लास के लिए, लेकिन उनके लिए तो वहीं के वहीं रह गए ना। ओवरऑल सोशल चेंज तो आ गया, इंडस्ट्रियलिज्म तो आ गई, एरिस्टोक्रेटिक क्लास हटी तो बिजनेस क्लास आ गई, लेकिन गुलाम तो गुलाम के गुलाम ही रह गए। तो वो एक आयरोनिकल कैरेक्टर्स बन गए कि वो चेंज तो आया, लेकिन उनके लिए तो कोई चेंज नहीं आया, उनके लिए तो कोई प्रोग्रेस नहीं आई, और वो अपनी ही प्रॉब्लम से अनअवेयर रह गए, अपनी ही प्रॉब्लम से ब्लाइंड हो गए। और लाइबोव इज़ ब्लाइंड टू मच ऑफ हर प्रॉब्लम्स। लाइबोव भी जो है वो अपनी प्रॉब्लम से ब्लाइंड नज़र आती है, क्योंकि हर वक्त वो ये तो कहती रहती है कि मैं अपनी एक्सपेंडिचर्स को जो है वो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हाँ रोक नहीं सकती एक्सपेंडिचर्स को। हालांकि उससे पता होता है कि मैं क्राइसिस में हूँ, तब भी नहीं रोकती। और वो उसका जो याशा जो उसका सर्वेंट है, उसको जब उसका पर्स गिर जाता है तो वो कहती है कि उठा दो, तो वो उसमें से चोरी भी कर लेता है, तो उसको पता हो उसके बावजूद। और साथ वो जो है वो उसको पिस्टिक को जो है वो मनी भी देती रहती है। तो यानी कि वो अपनी ही प्रॉब्लम से ब्लाइंड, या ये कहना चाहिए कि होना चाहती है खुद। तो ये उसकी वीकनेस थी, इसीलिए ये कैरेक्टर जो है वो आयरोनिकल और ब्लाइंड नजर आते हैं। अब नेक्स्ट है सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। तो सोशल चेंज में और सोशल प्रोग्रेस में डिफरेंस है, तो ये भी एक अहम टॉपिक है इस ड्रामा के हवाले से कि सोशल चेंज तो आया है लेकिन सोशल प्रोग्रेस नहीं आई है, सर्फ क्लास के हवाले से अगर बात की जाए जैसे। और इस हवाले से इस आइडियलिज्म के ऊपर ट्रोफिमोव और लोपाकिन के जो आइडियोलॉजी है वो कंट्रास्ट करती है। लोपाकिन ये कहता है कि वो भी सर्फ क्लास से ताल्लुक़ रखता था, तो वो ये कहता था कि जब आज़ादी हुई है तो जिसके पास ताकत है उसको आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जब उसके पास जब सर्फ क्लास ऊपर आई तो उसने फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो बिजनेसमैन बन चुका था, तो उसने जो है वो फिर चेरी ऑर्चर्ड को बाय कर लिया। और जबकि ट्रोफिमोव और फिर जो है वो सोशल प्रोग्रेस की फेवर में है, और जो लोपाकिन है वो सोशल चेंज की प्रोग्रेस में है। और ट्रोफिमोव जो है वो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि सर्फ क्लास की जो है वो सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, उनके अंदर इंडिपेंडेंट जो है वो उनको होना चाहिए। लिबर्टी और फ्रीडम तो आ गई है, लेकिन वो तो नाम की लिबर्टी और फ्रीडम है। जैसे वो कहता है अकॉर्डिंग टू ट्रोफिमोव सर्व्स गॉट लिबर्टी बट देयर इज़ नीड ऑफ इक्विपमेंट। वो कहता है कि सोशल चेंज तो आया है लेकिन प्रोग्रेस भी तो लेकर आओ, प्रोग्रेस के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए जो सर्फ क्लास को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और वो रिसोर्सेज क्या हैं, एजुकेशन दो उनको, लैंड दो, ठीक है, तब सोशल प्रोग्रेस आएगी। और लोपाकिन का व्यू है कि वन मैन हैज़ बीन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज लिबरेशन, यानी कि जो भी लिबर्टी हासिल करे उसे अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक इसमें लव का थीम है, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे लव अफेयर्स उठा के डिस्कस इसमें हो जाएंगे। स्ट्रगल ओवर मेमोरी, हर कैरेक्टर जो है वो हमें अपनी मेमोरी के साथ स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। लोपाकिन जो है वो अपनी पास्ट ब्रूटल लाइफ को भूलना चाहता है और प्रेजेंट में जीना चाहता है। लाइबोव जो है वो अपने प्रेजेंट को, क्योंकि क्राइसिस में है, उसको भूलना चाहती है और पास्ट में रहना चाहती है। और इसी तरह जो फिस्ट कैरेक्टर है वो भी पास्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वो भी सोशल प्रोग्रेस की फेवर में है। वो कहता है प्रोग्रेस तो आई नहीं, तो इससे तो बेहतर यही था कि पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी। और इसी तरह क्लैश बिटवीन दी वैल्यूज़ ऑफ
ओल्ड रशिया एंड मॉडर्निटी। तो इसी तरह ओल्ड वैल्यूज़ जो रशिया के जो मॉडर्निटी के दरमियान जो है वो क्लैश दिखाया गया है। ये सारे जो है वो इसके थीम्स थे। और इसकी जो थोड़े से अगर टेक्निक के हवाले से बात की जाए तो यही सारी यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्शन प्ले अभी डिस्कस हो चुका, सिम्बोलिज़म, इम्प्रेशनिज़म, नेचुरलिज़म और रियलिज़म और प्लॉट और ट्राइबिलिटीज़ का सच कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था तो इसलिए मैंने जो है इसको शामिल कर दिया। तो ये इसका इनडायरेक्ट एक्शन प्ले हम डिस्कस कर चुके हैं, सिम्बल्स भी हो गए हैं। अब इम्प्रेशनिज़म का मतलब ये होता है कि यानी कि जो बैठी हुई ऑडियंस है ना उसको यानी कि आप सिम्बोलिज़म ड्रामे के अंदर दिखा के और करैक्टर्स के जो है ना इम्प्रेशंस दिखा के, इमेजिनेशन दिखा के और सिम्बोलिज़म जो है ना दिखा के तो करैक्टर्स के इम्प्रेशंस को हम जान लें उससे। तो ये इम्प्रेशनिज़म की टेक्निक होती है, यानी कि ड्रामा के अंदर सिम्बोलिज़म को और इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके जो है वो इम्प्रेशंस जो हैं वो करैक्टर्स के हमारे सामने आते हैं और जो कि ऑब्जर्वर जो है वो उसको फील कर सकता है। यानी कि राइटर जो है विदाउट किसी चीज़ को एक्सप्लेन किए अपने ड्रामा के अंदर या किसी भी राइटिंग के अंदर अगर सिम्बोलिज़म का इस्तेमाल कर देगा, इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर देगा। अब हम जब ड्रामा पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये करैक्टर का क्या होगा सीन या करैक्टर की कैसा फेस एक्सप्रेशन होगा, लेकिन जब उसके अंदर राइटर जो है सिम्बोलिज़म यानी कि जब हम पढ़ते हैं ड्रामा तो हम कैसे जाते हैं, हमारे ज़हन में आ जाता है ना, करैक्टर का व्यू आ जाता है, करैक्टर का फेस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम सिम्बोलिज़म और उनकी जो इमेजिनेशन जो है वो रीड आउट कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे इम्प्रेशंस बन जाते हैं करैक्टर्स के माइंड में। और रियलिज़म और नेचुरलिज़म का ये है कि नेचुरलिज़म का मतलब होता है कि करैक्टर्स का जो है वो नेचुरली प्ले करना ड्रामा के अंदर। अब नेचुरल भी अगर हम देखें तो दो तरह का नेचुरल होता है, जैसा कि अगर हम उसको उठाएं पिछले अपने क्लासिकल ड्रामा को उठाएं तो नेचुरल का हम मतलब तब लेते हैं कि नेचुरल जैसे कि रियल लाइफ में होता है ना इंसान के साथ वैसा ही दिखाना है हमने। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा उसको बढ़ा के आप दिखा दो, जैसे कि अगर एक हम दिखाएं कि हमने साइंसदान दिखाना है, साइंटिस्ट दिखाना है, हमको ये नेचुरल होना चाहिए। तो उसको अगर हम नेचुरल रियल लाइफ में थोड़ा सा वो कॉमिक मूड में भी रहता होगा साइंटिस्ट, यानी कि जिस तरह हम ऑर्डनरी है तो वो ऑर्डनरी पर्सन, लेकिन हम उसको नेचुरल बनाना चाह रहे हैं स्टेज पे तो हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे उसका कॉस्ट्यूम और सारा कुछ, तो हम उसको नेचुरल वो बनाएंगे। एक वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है और एक ऑर्डनरी पर्सन का नेचुरल कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम आम लोग हैं अपनी लाइफ में जैसे जी रहे हैं, एट द सेम टाइम कॉमिक भी, एट द सेम टाइम ट्रैजिक भी हैं। तो एक नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है। और इसने जो है जो शेखप है इसने यही वाले नेचुरलिज्म को अप्लाई किया है कि आम ऑर्डनरी मैन जैसे जीता है ना वैसा नेचुरल पर्सन जो है वो इसने दिखाया है। और रियलिज़म की का मीन ये है कि जो भी स्टोरी दिखाई गई है ड्रामा की वो कितनी उसका जो है वो कितना लिंक है रियलिटी के साथ, वो कितनी जो है वो मैच करती है हमारी रियल लाइफ के साथ। जैसे अगर चेरी ऑर्चर्ड को देखें तो इसमें रशियन रेवोल्यूशन का जिक्र है, तो ये भी देखा जाए तो ये एक रियलिटी का सिंबल है कि रियलिटी में ऐसा हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन आई थी। और अगर हम इसको ट्रैजिक और कॉमिक एक्सपेक्ट से भी देखें जैसा कि ड्रामा है तो हमारी ये भी रियलिटी का पार्ट है कि रियलिटी में भी ऐसा ही होता है कि इंसान जो है वो एट द सेम टाइम हाँ ट्रैजिक भी है। तो ये यानी कि नेचुरलिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म जो है वो ये इसने टेक्निक इस्तेमाल किए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि इमोशनल सिचुएशंस को हम बैकग्राउंड में रख देते हैं, लेकिन जब हम नेगोशिएशन या गैदरिंग में होते हैं तो कॉमिक हमारा अंदाज होता है। जैसे कि मैंने डेथ की एग्जांपल दी कि अगर डेथ हो जाए तो हफ्ता कोई मतलब कि सैड रहता है, उसके बाद लाइफ हैज़ टू गो ऑन। तो ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है राइटर्स का, लिखने वालों का भी यही है कि क्यों हम बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बयान करें। जब हम स्क्रीन के ऊपर ला रहे हैं या स्टेज के ऊपर ला रहे हैं हम वैसे ही क्यों ना रखें जैसे कि रियल लाइफ होती है।
ठीक है, ये मॉडर्न व्यू है। तो उसके बाद अब सपोज अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, महीना गुजर गया है, कोई मिलने आता है, थोड़ी देर के लिए कोई उदास होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी कन्वर्सेशन चेंज भी तो होती है ना। कभी हम कॉमिक हो जाते हैं, कभी हम, अब हर वक्त ना ही हम सैड रह सकते हैं, ना ही हर वक्त हम कॉमिक रह सकते हैं। एक टाइम होते हैं कि आप किसी के साथ दूसरी टाइम में बहुत महीने बाद ये भी ठीक है। इमोशनल नंबर 7 सिंपल ये हो गया। चेरी ऑर्चर्ड कॉन्स्टेंटली कीप ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन टेंशन, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी को साथ साथ लेके ड्रामा चल रहा है। और यही आप हम कहते हैं कि ये ट्रेजेडी और कॉमेडी को साथ साथ टेंशन में रख के सर्वाइव करना, यही राइटर की आप कह लो टेक्निक है कि वो उस टेंशन में रहते हुए एक ड्राइविंग फोर्स है ड्रामे की, कि ड्रामा जो है उस ड्राइविंग फोर्स के साथ आगे बढ़ता चला जाता है और एंडिंग उसकी होती है। तो इमोशनल अंडरकरंट हैव कॉमिक नेचर, देयर इज थ्रेड ऑफ सैडनेस थ्रू आउट द प्ले, एक थ्रेड देयर इज अ थ्रेड ऑफ सैडनेस थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट एक सैडनेस की एक थ्रेड मौजूद है थ्रू आउट द प्ले में। इट्स कैरेक्टर्स हैव ड्रॉन विद शेखव जेंटल ह्यूमर, तो ये इसके लिए बेस्ट वर्ड है कि उसने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना शोखापन कैरेक्टर्स के अंदर शो करना। अरिस्टोटल यही कहता था कि अगर तुमने कॉमेडी स्टेज के ऊपर दिखानी है तो तुम कैरेक्टर्स के अंदर शोखापन ज़्यादा लेके आओ तो वो कॉमेडी होगी, लेकिन इसने जेंटल ह्यूमर को यूज़ किया है कॉमिक एलिमेंट्स के अंदर। अब ये इसको समराइज है, ये 9th वाला जो पॉइंट है पूरी की पूरी एक समरी है कि ऑन सिचुएशनल ग्राउंड और इन इंडिविजुअल ग्राउंड, अगर हम इंडिविजुअल ग्राउंड में या सिचुएशनल ग्राउंड में देखें तो ड्रामा इज ट्रेजेडी, बट इफ़ वी टेक स्पीचेज ऑफ द कॉमिक एंड पार्शियल कैरेक्टर्स, अगर हम उनकी स्पीचेस के ऊपर ध्यान दें, डायलॉग्स के ऊपर ध्यान दें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कॉमेडी है। तो जब भी ट्रेजिक कॉमेडी का क्वेश्चन आए इसके हवाले से, तो आपने दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर देना है, कॉमेडी को भी और ट्रेजेडी को भी। शेखव सेज, अब ये शेखव का अपना है कोट, सेज इट अ कॉमेडी इन 4 acts, आई एम डिस्क्राइबिंग लाइफ एंड ऑर्डिनरी लाइफ एंड नॉट ब्लैंक डिस्पोंडेंसी, कि मैं, वो कहता है कि मैं ना उम्मीदी की, ना शाइस्तगी की, या मैं पेसिमिस्टिक होने की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिंपल सी एक लाइफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, रियल लाइफ में डिस्क्राइब कर, ऑर्डिनरी लाइफ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्यूज़ ऑफ बोने एंड क्लाइड क्रिटिक्स हैं, इनके जो व्यूज़ हैं चेरी ऑर्चर्ड के बारे में, ये आप कहीं भी सिचुएशंस के मुताबिक कोट यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी बड़ी कोट है, अगर याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो मर्जी आपकी। शेखव इन्वेंटेड हिज ओन फॉर्म ऑफ ड्रामा, शेखव ने एक अपने तर्ज का ड्रामा लिखा है, यानी कि अब यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हर राइटर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना व्यू है। जैसे कि शेक्सपियर ने भी, हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका मूड अरिस्टोटल से चेंज हो गया था। उससे पहले वाले जो राइटर्स थे वो अरिस्टोटल को फॉलो करते हुए चल रहे थे, लेकिन उसका मूड चेंज हो गया शेक्सपियर का। तो उसने उसके अंदर उसने ट्रेजेडी को अपने तरीके से दिखाया और कॉमेडी को उसने अपने तरीके से शो आउट किया। तो वहाँ पे भी जब वो उसका ड्रामा विंटर स्टेज, शायद आपने वो, मेरा ख्याल है उसकी टेक्स्ट तो नहीं पढ़ी या उसको नहीं पढ़ा, नहीं उसका है, तो उसमें भी उसने ड्रामे के 2 हिस्से दिखाए हैं शेक्सपियर ने भी। एक हिस्सा जो है वो ट्रेजेडी के ऊपर बेस करता है, पूरा का पूरा एक हिस्सा ट्रेजेडी के ऊपर बेस करता है, और दूसरा जो हाफ पार्ट है ड्रामे का वो पूरा का पूरा कॉमेडी के ऊपर बेस करता है। तो शेक्सपियर ने ये काम किया था। उसके बाद आने वाले ये, जैसे ये है शेखव है, तो इसने फिर ब्लेंड कर दिया एक साथ ही दोनों को, ट्रेजेडी को भी एट द सेम टाइम और कॉमेडी को भी। शेक्सपियर ने पहला आंसर जो है वो ट्रेजेडी दिखाया, दूसरे से कॉमेडी में। हाँ, विंटर स्टेल के अंदर। तो इसी तरह इसमें उसने ब्लेंड कर दिया ट्रेजेडी और कॉमेडी का, विच, अच्छा, शेखव इन्वेंटेड हिज ओन फॉर्म ऑफ ड्रामा विच ब्लेंडेड ग्रेविटी एंड हिलैरिटी, ये आई है एच के बाद। हिलैरिटी यानी इसके अंदर ग्रेविटी, संजीदगी भी मौजूद है, जिंदा दिली भी इसके अंदर मौजूद है ड्रामे के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, मिस्ट्री भी है। हिज प्लेज आर मैजिस्टेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ टोन एंड टेक्सचर, और इसकी जो बनावट है ड्रामे की, इसकी जो लिखने का इसका जो स्टाइल है, टोन है, वो एक अथॉरिटेटिव कंस्ट्रक्शन हमें मालूम होती है, यानी कि हमें यूँ महसूस होता है कि किसी बड़े राइटर ने ये कहा, लिखी है ये चीज़, ठीक है, कि उसने ब्लेंड करके दिखाया है ट्रेजेडी और कॉमेडी को एट द सेम टाइम। हिज एंटीफोनल डायलॉग्स आर बिटर स्वीट म्यूजिक ऑफ एम्बिवेलेंस।
अब एंटीफोनल डायलॉग जो मैंने आपको पहले शुरू में बात की थी कि ड्रामा जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके जो डायलॉग्स हैं वो भी इम्प्रेशनेबल डायलॉग्स हैं, यानी जब हम डायलॉग को पढ़ते हैं तो हम उसको अगर हम रीड आउट करके उसका कोई मतलब निकालना चाहिए या उसके वर्ड्स में खोना चाहिए तो हम उसका मतलब नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए इम्प्रेशन बनाना पड़ता है माइंड में कि इस करैक्टर ने क्या इम्प्रेशन दिया होगा, ठीक है। जैसे गैब है तो वो ऐसे हवाओं में ही वो इशारे से खेल रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, स्नोकर, ठीक है, इशारे से, तो वो उसका कॉमिक इम्प्रेशन है। तो हम वो नहीं, वो सिर्फ लिखा हुआ है डायलॉग अगर खोलो लिखा हुआ है कि रेड बॉल इन द सेंटर एंड येलो बॉल इन द कॉर्नर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो डायलॉग समझ पढ़ के समझ नहीं आती, इम्प्रेशन के ऊपर बेस करते हैं इसके डायलॉग्स भी। तो उसके इम्प्रेशंस डायलॉग्स के अंदर क्या शामिल है, बिटर स्वीट म्यूजिक ऑफ एम्बिवेलेंस, यानी अनक्लैरिटी भी थोड़ी सी उसके अंदर इन्वॉल्व है डायलॉग्स के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल है ये डायलॉग, लेकिन पूरे के पूरे ये जो है ना कोट पूरे के पूरे ड्रामे को जो है वो डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।